दोस्तों नमस्कार। आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने एग्जाम की अच्छी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों आप सभी दिल्ली पुलिस ड्राइवर के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन काफ़ी अच्छा आपके लिए रहने वाला है। दोस्तों अच्छा कैसे रहने वाला है आप सभी को पता है। कोई भी चाहे ड्राइवर का एग्जाम हो जाए या किसी भी भर्ती की आप अगर तैयारी करते हैं तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं उनका एक अहम रोल होता है। दूसरी बात दोस्तों, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए, किसी भी एग्जाम के पेपर में खोपड़ी में छेद करने के लिए दोस्तों सबसे जरूरी क्या होता है? सबसे जरूरी होता है उचित संसाधन। सही जगह से सही जो आपका कंटेंट होता है, सही प्लेटफॉर्म है उसका चुनाव करना। जब तक हम सही जगह से तैयारी नहीं करेंगे, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो संसाधन होते हैं उनका चुनाव करना सबसे आवश्यक होता है। तो इसी कड़ी में आप सभी का मैं दोस्तों स्टडी एट होम परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने अगर स्टडी एट होम परिवार को पहले से जाना है, पहचाना है और आप इससे जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं जुड़े हैं तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। कोई भी समस्या है, कुछ भी पूछना है तो आप इन नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों मैं बताना चाहता हूं आज हिमाचल प्रदेश ड्राइवर भर्ती पेपर यहाँ पे सोल्व में करवाने वाला हूं। काफी अच्छा पेपर यहाँ पे रहने वाला है। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो यहाँ पर पहली बार नए देखने को मिले हैं। बाकी के जो पेपर हैं उनसे भी नए प्रश्न यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो इनको हम आज एकदम आराम से, एकदम विस्तृत व्याख्या के साथ में इनको सीखते जाएंगे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा जो स्टडी एट होम का ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन नहीं किया है तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूं। इस ऑनलाइन कोर्स को दोस्तों आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको जो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है स्टडी एट होम, इसको डाउनलोड करना है। इसके अंदर दोस्तों अभी तक हमने क्लास 90 क्लास अपलोड कर दी है। ये 90 जो क्लास है, साथ ही मैं आपको बता देना चाहता हूं हर क्लास है लगभग एक एवरेज 30 मिनट की है। तो टोटल कितना हो जाता है? 45 घंटे। 45 घंटे का मतलब कि कोर्स है। आप इसे 1.5 की स्पीड से यानी 1.5 की स्पीड से भी देखते हैं तो दोस्तों आप इसको मात्र 30 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि यार अब कोर्स कब पूरा होगा, तो दोस्तों आप गलत सोच रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अभी भी कोर्स लेके, कोर्स ज्वाइन करके आराम से कोर्स कर सकते हैं। तो देर किस बात की है? आप तुरंत हमारे ऐप से हैं वो दोस्तों जुड़ सकते हैं और हमारा जो राज सर का जो कोर्स है वो दोस्तों जिंदाबाद है। आप इसे तुरंत ज्वाइन करके तुरंत पढ़ाई स्टार्ट है साथियों कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। दोस्तों इस कोर्स में आपको क्या मिलता है? कंप्लीट थ्योरी क्लासें मिलती है, उनके ऑब्जेक्टिव मिलते हैं, बेस्ट वन लाइनर मिलते हैं और दोस्तों साथ में पिछली पुरानी भर्तियों के पेपर लगभग हमने ऐप के ऊपर 47 पुराने पेपर अपलोड कर दिए हैं। लगभग 4-5 पेपर हमारे पास में अभी भी ओल्ड पेपर है, वो पेंडिंग पड़े हैं जो मैंने आपके सामने नहीं रखे हैं। तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कोर्स में फ्री मिलेंगे। स्टडी एट होम की जो बुक है वो भी फ्री मिलने वाली है। तो दोस्तों अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो आपको काफी सारी चीजें इसमें देखने को मिलेगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर है वो जरूर करना है। हम करते हैं आज स्टार्ट आज के पेपर की। आज के पेपर का सबसे पहला प्रश्न आप यहां पे देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 1, नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार के लिए किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? आप अनुमान लगा सकते हैं। पूछा क्या है? नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार, यानी कि जो आरसी होता है, आप सभी को पता है कि जो मोटर व्हीकल एक्ट है इसमें लिखा गया है कि स्टेट का एक राज्य रजिस्टर होगा। जहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं भारत में विभिन्न राज्यों में जो ये पंजीकरण होता है वाहनों का, इनमें एक रूपता नहीं है। कोई किसी तरीके से करता है, कोई काम किसी तरीके से करता है। तो इन सभी में एक रूपता लाने के लिए पूरा एक राष्ट्रीय रजिस्टर तैयार किया जा रहा है जो कि सभी राज्यों के जो वाहन है उनका एक रजिस्टर, सिंगल रजिस्टर है वो बनाने की ओर प्रयास है। उसी कड़ी में नए वाहनों के पंजीकरण में सुधार करने के लिए किस पंजीकरण पर प्रतिबंध लगाया जाएगा? तो दोस्तों जो अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाता है इस पर प्रतिबंध है वो लगाया जाएगा। इसको रोका जाएगा ताकि जो स्थायी पंजीकरण में जो समस्याएं आ रही है उनको कम किया जा सके। आप सभी को पता है जो अस्थायी पंजीकरण की चर्चा हम करते हैं, अस्थायी पंजीकरण की अगर बात हमारे सामने आ जाती है तो आप सभी को पता है इसका उल्लेख मोटर व्हीकल एक्ट की धारा कौन सी में किया गया है? धारा 43 में किया गया है। साथ में इसमें यह लिखा गया है इसकी अवधि कितनी होगी? 1 माह होगी। साथ में यह भी लिखा है कि रिन्यू, दोस्तों रिन्यू होगा या नहीं होगा? रिन्यू नहीं होगा, रिन्यूएबल नहीं होगी। रिन्यू एक कंडीशन में हो सकती है अगर कोई निर्माता या कोई डीलर इसे रिन्यू करवाता है और ये कंडीशन मतलब कि बताता है कि भाई वो इस वाहन को पूरा तैयार नहीं कर पाया है।
और वो अभी रोड पे चलने के लिए मतलब कि योग्य नहीं है, तो इसको रिन्यू करवाया जा सकता है। बाकी जो वाहन मालिक होते हैं, आमजन के लिए इसे रिन्यू नहीं करवाया जा सकता। साथ ही मैं बता देना चाहता हूं, अस्थायी पंजीकरण का जो प्लेट का रंग होता है, वो प्लेट का रंग क्या होता है? प्लेट रंग को लेकर काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूज है, तो मैं बता देता हूं। प्लेट का रंग वही होगा जो आपके वाहन का होना चाहिए। फिर फर्क क्या होगा? फर्क होगा जो अंक और अक्षर होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं सीवी, एक होता है पीवी। सीवी यानी कि कॉमर्शियल व्हीकल, पीवी यानी प्राइवेट व्हीकल। तो जो सीवी होती है, इसकी जो नंबर प्लेट होती है येलो होती है। जो पीवी होती है प्राइवेट व्हीकल, इसकी जो नंबर प्लेट होती है व्हाइट होती है। अब यहां पर बात करता हूं मैं अस्थायी पंजीकरण के रंग की, तो दोस्तों ये रंग कैसा होगा? इन दोनों में रंग होगा दोस्तों यहां पे रेड। यहां पे जो अंक और अक्षर होंगे, साथ ही इनका अक्षर जो रंग होगा कैसा होगा? अंक व अक्षर का जो रंग है वो रेड कलर में होगा। ये इतना थोड़ा सा इसके बारे में आपको याद रखना है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। बिना फुटपाथ वाली सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए, बिना फुटपाथ वाली यानी कि सड़क पर चलने के लिए मार्ग नहीं है। दोस्तों आप कहते हैं कि हम उल्टी दिशा में क्यों चलेंगे? दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जैसे मैं इधर जा रहा हूं, आगे जा रहा हूं, और इधर जो सड़क है, जो इस सड़क पे क्या नहीं है? फुटपाथ नहीं बना हुआ है। इसका मतलब क्या है? मैं चलूंगा तो सड़क के ऊपर चलूंगा। जैसे ही माना कि मैं ऐसे चल रहा हूं, ऐसे चल रहा हूं, तो मेरा मुंह किधर है? आगे है। अगर मैं ऐसे चल रहा हूं रोड पे पीछे से गाड़ी आ रही है, उसका मुझे कैसे पता चलेगा गाड़ी कब आ रही है कब नहीं आ रही है? वो हो सकता है मेरे अंदर लाके ठोक दे। क्या मैं अपना बचाव कर सकता हूं? क्या नहीं कर सकता? इसीलिए कहते हैं मैं अगर उल्टी साइड में चलूंगा, मैं उधर चलूंगा, तो उधर दूसरी साइड में वाहन कहां से आएंगे? जैसे मैं एग्जांपल बताता हूं। यहाँ पे ये सड़क है आपकी, ये बीच की रेखा है, यहां से वहां जा रहे हैं इधर, यहां से आ रहे हैं इधर। आपको चलना है यहाँ पे, यहां चलते हैं तो पीछे से आके कोई ठोक सकता है, क्योंकि आपका मुंह किधर है? आपका मुंह इधर है। लेकिन आप अगर यहां चलेंगे इस साइड में, तो आपको पता चलता रहेगा कि सामने से कौन सा वाहन आ रहा है। तो आपको क्या है? उल्टी साइड में चलना है अगर फुटपाथ नहीं है तो, यानी कि राइट साइड में, सड़क के दाईं ओर आपको है वो चलना चाहिए। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। आपातकालीन वाहनों को रास्ता नहीं देने पर पहले जुर्माना नहीं लगता था, पहले नहीं लगता था जुर्माना। अब MVA 2019 के अनुसार कितना देना होगा जुर्माना? यह बताया गया है कि पहले इसका जुर्माना है दोस्तों नहीं था, अब नया जुर्माना दोस्तों, इसमें नई धारा जोड़ी गई है। अब वो नई धारा कौन सी जोड़ी गई है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। धारा 194E, धारा 194E क्या कहती है? आपातकालीन वाहन, आपातकालीन वाहनों को आप अगर रास्ता नहीं देते हैं तो दोस्तों आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। कितना है साथियों? 10,000 का जुर्माना यहां पर है, आपके ऊपर लगाया जा सकता है। तो इन चीजों को थोड़ा सा आपको ध्यान है वो रखना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर यहां पे कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका जवाब सही हो जाएगा। हल्का, यहां पे प्रश्न दोस्तों दूसरी जगह आ गया है। मैं थोड़ा सा आपको यहां पे दिखाना चाहूंगा। यहां पे प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न क्या है? प्रश्न आपके सामने है, बाहरी यात्रा मोटर वाहन चलाने के लिए क्या पूर्व अपेक्षाएं हैं? यानी कि आप अगर HMV व्हीकल चलाते हैं तो क्या आपके पास में क्या होना चाहिए, यह आपसे पूछा जा रहा है। यानी भारी मोटर वाहन के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? जो पूर्व अपेक्षाएं, पूर्व अपेक्षा का मतलब है आप क्या सोच सकते हैं कि भी एक हेवी गाड़ी चला रहा है, उसके पास में क्या होना चाहिए, या उसको कितना अनुभव होना चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए। तो इसके संबंध में ऑप्शन यहाँ पे है। हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 1 वर्ष के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। यानी LMV का क्या होना चाहिए? LMV का 1 साल का क्या है? अनुभव होना चाहिए। बात तो इसने सही बताई है। आगे बात करते हैं, ऑप्शन नंबर बी, हल्का मोटर वाहन चलाने के लिए कम से कम 2 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। हल्का वाहन का 2 साल का बता रहा है, गलत हो जाएगा। मध्यम यात्री मोटर वाहन चलाने का कम से कम 1 साल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, ये भी गलत है। और बोथ बी और सी ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो दोनों गलत है। मतलब आप अगर HMV लाइसेंस बनवाते हैं या गाड़ी चलाते हैं तो आपके पास में HMV लाइसेंस के लिए क्या होना चाहिए? कम से कम हल्के मोटर वाहन चलाने का कम से कम दोस्तों 1 साल का अनुभव आपके पास में होना चाहिए, तभी आप HMV लाइसेंस बनवा सकते हैं। लेकिन मोटर व्हीकल एक्ट 2019 इसमें एक नया नियम और जोड़ा गया है कि आप अगर किसी ड्राइविंग स्कूल से
किसी ड्राइविंग स्कूल से साथियों क्या बनवा लेते हैं, एक आपका जो अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेते हैं, गाड़ी के सीखने का सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र जारी करवा लेते हैं। वो भी कौन से फोरम में, फोरम संख्या 5 में। फोरम संख्या 5 में ड्राइविंग स्कूल से संबंधित गाड़ी सीखने का कम से कम 6 माह का अगर आप सर्टिफिकेट उपलब्ध करवा देते हैं तो आप डायरेक्ट HMV भी बनवा सकते हैं। ये नियम साथियों यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना है। तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। विपरीत दिशा से आने वाले वाहनों को यहां से गुजरने दिया जाए। विपरीत का मतलब है जैसे मैं यहां से आगे जा रहा हूं, एक वाहन यहां से इधर आ रहा है, तो वो किधर से गुजरेगा, मेरे राइट साइड से। तो क्या हो जाएगा, आपका दाहिनी भाग से, आपके दाहिनी भाग से गुजरेगा। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। यातायात प्रतीकों को कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। यातायात प्रतीकों को दोस्तों आप सभी को पता है, यहां पर जो यातायात प्रतीक है ऑप्शन है 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो साथ ही इसमें आपको पता है जो संकेत है, उन संकेतों को, यातायात संकेतों को 3 भागों में बांटा गया है। 3 भागों में पहला आप सभी को पता है आदेशात्मक संकेत है। नंबर 2 आप सभी को पता है चेतावनी संकेत होते हैं। हम छोटी छोटी बातें सीखेंगे यहाँ पे। और नंबर 3 है सूचनात्मक संकेत है। सभी जानते हैं इनमें से किन संकेतों का पालन आवश्यक होता है, वो होता है आदेशात्मक जो संकेत होते हैं इनका पालन करना जरूरी है। बात करते हैं मोटर व्हीकल एक्ट में, तो दोस्तों यहां पर धारा 116 है, इसमें इन संकेतों का उल्लेख किया गया है। धारा 116 में दिए गए जो यातायात संकेत है इनका पालन करना कर्तव्य होता है किसका, चालक का। धारा 119 में लिखा गया है। इसके अलावा अगर आप इसका उल्लंघन करते हैं तो दोस्तों धारा 177 होती है, जिसके अनुसार आपका 500 रुपए में पहली बार, 1500 रुपए दूसरी बार में जुर्माना भरना पड़ता है। तो ये दोस्तों ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जो संकेत है, संकेत के प्रकाशन का काम होता है, संकेत प्रकाशन का काम तो आप सभी है को पता होगा कौन करता है। IRC इसका काम है, वो करता है। और वर्तमान में हमारे जो कोड ये साइन चल रहे हैं IRC 67 2012 के कोड है साथियों, वर्तमान में हमारे चल रहे हैं। 2012 में इन संकेतों का प्रकाशन हुआ था और अब संभावना है जल्दी इसको रिवाइज है वो किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर C है जवाब सही हो जाएगा। क्या अदालत किसी व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर सकती है। अदालत को पावर होती है किसी ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द करने की। तो दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आपके सामने, हाँ यह मोटर वाहन अधिनियम के तहत दोषी ठहराए गए किसी भी अपराध के लिए हो सकता है। और जहां एक मोटर वाहन का उपयोग अपराध के लिए किया जाता है तो एक अदालत कर सकती है, यह कहना चाह रहा है। नहीं कर सकता, न्यायालय के पास लाइसेंस रद्द करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपके सामने है, लाइसेंस रद्द करने की शक्ति केवल लाइसेंसिंग प्राधिकारी के पास में है। और ऑप्शन नंबर डी है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आप सभी को पता है, आपने अगर ध्यान से अगर पढ़ाई करी है तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की धारा जो 20 है वो क्या कहती है। धारा 20 कहती है कि आप एक अदालत होती है वो भी ड्राइविंग लाइसेंस को यहां पे कैंसिल कर सकती है। आपको हर चीजों को ध्यान से समझना पड़ेगा। मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 20 कहती है कि एक अदालत भी लाइसेंस को यहां पे क्या कर सकती है, लाइसेंस को आप ड्राइविंग लाइसेंस को रद्द कर सकती है। ये उसमें लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। रात के समय जब कोई वाहन सड़क के किनारे खड़ा किया जाता है तो किस स्थिति में करना चाहिए। वाहन लॉक होना चाहिए, बात तो सही है। ऐसे वाहनों को चलाने का लाइसेंस रखने वाला, यह है रखने वाला व्यक्ति चालक की सीट पर होना चाहिए। पार्क की रोशनी जलती रहेगी और उपरोक्त में से कोई नहीं। दोस्तों जहां पर बात आ जाए रात के समय और सड़क के किनारे आपको गाड़ी पार्क करनी है तो फिर पार्किंग लाइट है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। लॉक है या नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन पार्किंग लाइट ऑन होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिनियम के तहत मोटर वाहन के अस्थायी पंजीकरण की वैधता क्या होती है। अभी मैंने आपको बताया था, आप सभी को पता है धारा 43 में इसका वर्णन किया गया है। धारा 43 में इसका वर्णन किया गया है और 1 माह तक इसकी अवधि होती है और दोस्तों रिन्यूएबल नहीं होती है, रिन्यू नहीं होगी ऐसा लिखा गया है, रिन्यू नहीं होगी।
साथ ही मैंने आपको अभी बताया था ये दोस्तों किसके द्वारा, एक डीलर से आप जब वाहन खरीदते हैं तो आपको उसके साथ में ही यहां पे अस्थायी पंजीकरण दे दिया जाता है। तो आपको यहां पे करना है 1 माह और नवीकरणीय नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी है इसका जवाब सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको अस्थायी पंजीकरण के बारे में नंबर प्लेट का रंग भी बताया था, यानी कि नंबर प्लेट का रंग वही होगा जो गाड़ी का होना चाहिए, लेकिन जो उसके ऊपर अक्षर और अंक होंगे वो लाल कलर में होंगे। ये बस इतना ही फर्क होता है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से मोटरसाइकिल कब चलाई जा सकती है? दोस्तों आप सभी को पता है जो आपकी गति सीमा, बात आई है गति सीमा के बारे में, तो गति सीमा का उल्लेख धारा 112 में किया गया है। धारा 112 में गति सीमा का उल्लेख किया गया है कि कौन से वाहन के लिए यहां पर कितनी स्पीड जो है अधिकतम हो सकती है। अधिकतम स्पीड और न्यूनतम स्पीड के बारे में धारा 112 उल्लेख करती है। धारा 112 में कैटेगरी वाइज वाहन वर्ग के अनुसार सभी वाहनों के अनुसार वाहन अनुसार गति सीमा का निर्धारण किया गया है, और उसी अनुसार जो मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल के लिए यहां पर 60 किलोमीटर की गति है वो निर्धारित की गई है। आपको ध्यान से समझना है, ये मैंने बता रहा हूं ये ओल्ड रूल है, पुराना नियम है। ये 60 किलोमीटर वाला पुराना नियम है, आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान देना है। नया नियम क्या कहता है मैं बता देता हूं। नए नियम के अनुसार एक मोटरसाइकिल की जो गति है वो कितनी हो सकती है? गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों यहां पे हो सकती है। तो ये चीज आपको नोट करनी है, ये पहले का प्रश्न है। अब ये एग्जाम में आप पहले के पूछ लेते हैं तो इसमें हमारी क्या गलती है, ठीक है। तो यहां पे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आप दिन में भी चला सकते हैं और रात में भी चला सकते हैं, मतलब कि ए और सी है वो दोस्तों दोनों हो जाएंगे। ये जो मैं बता रहा हूं नया नियम है, ये सभी वाहनों के लिए हो गया है। जैसे मैं बात करता हूं पहले कार की अधिकतम स्पीड वो 80 किलोमीटर थी, 80 थी। नए नियम के अनुसार अब कितनी है? एक्सप्रेस वे पे 120 है और एनएच पे दोस्तों यहाँ पे 100 किलोमीटर है। तो ये स्पीड का लिमिट मैंने कोर्स के अंदर करवा रखा है, बहुत ही शानदार क्लासें कोर्स के अंदर करवाई है। और अभी भी कुछ नहीं है, अभी भी काफी समय है दोस्तों। अपना लक्ष्य प्राप्त करना है तो कुछ करना पड़ेगा, कुछ पाना है तो कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, संघर्ष करना पड़ेगा। जैसा कि मैं कर रहा हूं तो आप भी मुझसे जुड़कर मेरे इस संघर्ष को अपना संघर्ष बना सकते हैं। दोनों संघर्ष मिलेंगे तो आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी, और बेहतरीन तैयारी के साथ में जाओगे तो सिलेक्शन की संभावना आपको पता है पूरी होती है। तो तुरंत आप हमारा जो कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं साथियों। तो इसमें मैं बताना चाहता हूं अगले प्रश्न पे, मोटर वाहन अधिनियम 1988 को कब लागू किया गया? आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि मोटर व्हीकल एक्ट का नाम तो क्या है? मोटर व्हीकल एक्ट का नाम तो है 1988, लेकिन लागू कब किया गया था? 1 जुलाई 1989 को, अगले साल। यहां पे थोड़ा सा स्टूडेंट है वो कंफ्यूज होते हैं दोस्तों। इसमें अब तक 5 बार है वो संशोधन हो चुका है, 5 बार इसमें संशोधन हो चुका है। और 5वां संशोधन दोस्तों कब हुआ था? दोस्तों 2019 में इसका हुआ था। और 2019 का जो ये संशोधित जो एक्ट था ये लागू कब किया गया था? यहां पर 1 सितंबर 2019 को दोस्तों ये पूरे भारत में लागू हुआ था। ये पूरे भारत में लागू है, साथ में बता देता हूं यहां पे। तो ये इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो यहां पर हो जाएगा 1 जुलाई 1989। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न आया है, आप सभी को पता होगा। धारा के संबंध में मैं बताता हूं। धारा 3 क्या कहती है? नीड, यानी आपको एक लाइसेंस की आवश्यकता होगी। 4 कहती है कि आपको लाइसेंस के लिए अनुसार आपकी एज होनी चाहिए। धारा 5 कहती है कि एक मालिक के लिए यह जिम्मेदारी होगी कि वह धारा 3 और 4 का उल्लंघन करने वाले दोस्तों ड्राइवर से गाड़ी नहीं चलवाएगा। यहां पर इन चीजों को ध्यान रखना है। धारा 8 कहती है लर्निंग लाइसेंस के संबंध में एक उल्लेख करती है। धारा 9 है वो आपका डीएल जारी करने से संबंधित है, वो नियम बताती है। धारा 12 है साथियों यहाँ पे जो आपका ड्राइविंग स्कूल होता है, जो ड्राइविंग स्कूल है इसके संबंध में यहाँ पे थोड़ा सा उल्लेख है वो साथियों करती है। धारा 15 है वो दोस्तों रिन्यू के संबंध में उल्लेख करती है कि जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस है वो रिन्यू कहाँ होगा, कैसे होगा। जो धारा यहाँ पे मैं बताता हूँ 16 है, 16 ये कहती है विकलांगता के आधार पर है किसी व्यक्ति का जो डीएल है उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो ये इन चीजों को बस इतनी धाराएं आपको मोटा मोटी मैं बता देता हूं, यहां पर आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। तो यहां पर हो जाएगा मोटर वाहन अधिनियम की धारा 9। धारा 9 में ही ये लिखा गया है कि आपका लाइसेंस है वो जारी किया जाएगा।
किस प्रकार से किया जाएगा वो भी वहां पे लिखा गया है। तो दोस्तों ये क्लास अगर पसंद आ रही है तो आपको कमेंट सेक्शन में तुरंत ये बता देना चाहिए। हर एक पर्सन पे हम यहाँ पे आज सीखने वाले हैं। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा में बीमारी या विकलांगता के आधार पर ड्राइविंग लाइसेंस के निरसन से संबंधित है? दोस्तों मैंने अभी बताया था आपको, यहां पे आप देख सकते हैं धारा 16 विकलांगता के आधार पे। तो आप इस प्रश्न का देखते ही जवाब दे देना चाहिए आपको ऑप्शन 1। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 16 जो है वो दोस्तों निःशक्तता के आधार पर निःशक्त या विकलांग, इन दोनों में कुछ भी कह सकते हैं आप, दोनों एक ही मतलब की थाली के चट्टे बट्टे हैं, विकलांगता। तो इनके आधार पर जो लाइसेंस है उसको दोस्तों निरसन किया जा सकता है। निरसन यानी होता है निरस्त किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम की 1988 की धारा 25 से संबंधित क्या है? शिक्षार्थी लाइसेंस प्रदान करना, पृष्ठांकन का हस्तांतरण और पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन करना और ड्राइविंग लाइसेंस रुकने से संबंधित लाइसेंस रखने पर प्रतिबंध। ये रखने नहीं है, रखने हैं, रखने, मैं लिख देता हूं, ये रखने हैं, रखने। तो यहां पे थोड़ा सा आपको ध्यान देना है कि इसका जवाब क्या होगा। धारा 25 का संबंध किससे है? काफी अच्छा प्रश्न यहां पे आपको देखने को मिला है। तुरंत कमेंट सेक्शन में छाप दें कि इस प्रश्न का जवाब है साथियों क्या रहने वाला है। आप सभी जानते हैं कि यहां पर जो धारा आपकी 25 है वो किसके संबंध में उल्लेख करती है। कुछ स्टूडेंट तो ये कंफ्यूज हो जाते हैं 25 में जो आरसी का क्या है, रिन्यू है ना, वो सोचते हैं यार 25 में तो आरसी का रिन्यू था। अब इनको पता नहीं ये 25 फॉरम था, 25 फॉरम था। एक स्टूडेंट था जिसने मैसेज किया, सर आप बता रहे हैं पृष्ठांकन के बारे में, लाइसेंस के बारे में धारा 25, और 25 में तो आरसी को रिन्यू है। तो दोस्तों यहां पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना है, फॉरम अलग चीज है और धाराएं अलग चीज है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर 20 ही हो जाएगा पृष्ठांकन के संबंध में। यहां पे जो पृष्ठांकन के संबंध में है दोस्तों उल्लेख किया गया, किसमें? पृष्ठांकन का हस्तांतरण, पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। यानी कि पृष्ठांकन किसे कहते हैं? आप अगर कोई लाइसेंस, किसी लाइसेंस से गाड़ी चला रहे हैं और आपने ओवर स्पीड में गाड़ी चला दी, या आपके लाइसेंस से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, किसी की मृत्यु हो जाती है, आप कोई गंभीर अपराध कर देते हैं लाइसेंस के माध्यम से, तो यहां पर आपको यह बताना है कि आपने जो अपराध किया है उसके माध्यम से आपका जो ड्राइविंग आपका जो रिकॉर्ड है, ड्राइविंग का जो रिकॉर्ड है, उस रिकॉर्ड में वो चीज लिख दी जाएगी। ड्राइविंग जो रिकॉर्ड है लिख दी जाएगी। क्या? जो आपने गड़बड़ की है वो चीज इसमें लिख दी जाएगी। ड्राइविंग रिकॉर्ड, ये ड्राइविंग रिकॉर्ड है और इसी ड्राइविंग रिकॉर्ड में क्या कर देंगे, जो आपने गड़बड़ की है वो लिख दी जाएगी कि इस बंदे ने ऐसा गलत काम किया था। उसे बोलते हैं पृष्ठांकन। अब पृष्ठांकन कर दिया गया है, फिर आप दोबारा से लाइसेंस बनवाओगे तो वो सामने आ जाएगा कि भैया तेरे पहले से पृष्ठांकन है, तो लाइसेंस जारी अब तक नहीं करवा सकता जब तक कि वो पृष्ठांकन हट नहीं जाता है। तो लेकिन धारा 25 है वो पृष्ठांकन के हस्तांतरण है, यानी उसको रिमूव करने और पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के संबंध में प्रावधान करती है कि कोई व्यक्ति है उसका अगर पृष्ठांकन किया गया है लाइसेंस में, फिर भी वो दोस्तों यहां पर पृष्ठांकन से रहित एक लाइसेंस है वो दोस्तों जारी करवा सकता है। पृष्ठांकन युक्त में बात करता हूं, आपका जो डील है उस पर ठप्पा लगा देंगे भैया ये एक अपराधी है, इसने लाइसेंस का दुरुपयोग किया है या लाइसेंस से अपराध किया है। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, धारा 25 का मतलब है पृष्ठांकन का हस्तांतरण और पृष्ठांकन से मुक्त ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना। अगला प्रश्न आपके सामने है, कुछ मामलों में ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा खाली स्थान में प्रदान किया गया। कुछ मामलों की बात आई है यहां पर दोस्तों, आपको ध्यान से देखना है। यहां पे केवल कुछ मामले, सारे मामले नहीं है, कुछ मामलों में यहां पर पूछा गया है। तो दोस्तों मोटर व्हीकल एक्ट की जो धारा आपके 21 है वो आपके कुछ मामलों में दोस्तों क्या है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है का निलंबन मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 21 में है वो प्रदान किया गया है। आपका लाइसेंस है वो निलंबित किया जा सकता है कुछ स्थितियों में, वो स्थितियां वहां पर लिखी गई है। तो धारा 21 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 19 में क्या प्रावधान किया गया है? धारा 19 में ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करने या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की लाइसेंसिंग प्राधिकारी की शक्ति।
नियम बनाने की राज्य सरकार की शक्ति, पंजीकरण के समय वाहन का उत्पादन और पंजीकरण रद्द करना। यहां पे दोस्तों धारा दोस्तों जो 19 है वो ड्राइविंग लाइसेंस रखने से अयोग्य घोषित करना या ऐसे लाइसेंस रद्द करने की लाइसेंस अधिकारी को जो मतलब क्या होता है, प्राधिकार होता है, यानी कि मना करना। मेन बात है मना करना, लाइसेंस से मना करना या जो बना हुआ लाइसेंस है उसको रद्द करना। इस प्रकार की चीजें इसमें होती है धारा 19 में। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या आप नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 17 आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, तुरंत इसको पढ़ना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसका जवाब सही क्या होने वाला साथियों। तो यहां पर प्रश्न संख्या 17 को पढ़ें सॉरी, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की कौन सी धारा 3 और 4 के उल्लंघन के मोटर वाहन के मालिकों की जिम्मेदारी से संबंधित है? अभी मैंने बताया था धारा 3 नीड यानी आवश्यकता, धारा 4 आयु के संबंध में, धारा 5 धारा 3 और 4 के उल्लंघन में कोई मोटर वाहन का मालिक है वो गाड़ी चलाने को किसी को नहीं देगा। धारा 3 और 4 का उल्लंघन का मतलब है जो योग्य नहीं है, जो पात्र नहीं है, जिसके पास में लाइसेंस नहीं है। मतलब धारा 3 क्या कहती है, यानी आपके पास में लाइसेंस होना चाहिए, मतलब लाइसेंस जिसके पास में नहीं है। धारा 4 जिसकी उम्र नहीं हुई है। ये दोनों जो योग्यता है, जिसके पास में नहीं है वो गाड़ी नहीं चलाएगा। ये जिम्मेदारी दोस्तों कौन करेगा ते यहां पे बताएगा धारा 5। धारा 5 ये कहता है एक वाहन मालिक की जिम्मेदारी होगी कि वह किसी को गाड़ी चलाने से पहले ये तय करेगा कि ये जो चालक है वो धारा 3 और 4 का उल्लंघन तो नहीं करता है। तो यहां पर आपको धारा सी ऑप्शन नंबर 5 है वो करना है, सॉरी ऑप्शन सी है, धारा 5 आपको करनी है। अगला प्रश्न, मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 12 किससे संबंधित है? धारा 12 के बारे में पूछा गया है। मोटर वाहन चलाने में निर्देश देने के लिए स्कूलों या प्रतिष्ठानों का लाइसेंस और विनियमन। बिल्कुल साथियों, यहां पर जो धारा 12 है वो ड्राइविंग स्कूलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? ड्राइविंग स्कूलों से संबंध है वो रखती है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। परिवहन वाहनों की फिटनेस का प्रमाण पत्र, ये तो दोस्तों धारा 56 में है। परमिट के लिए आवश्यकता, ये धारा 66 में है दोस्तों। यहाँ पे परमिट के लिए आवेदन के रूप में सामान्य प्रावधान, ये भी दोस्तों धारा 66 में वो किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट में मेडिकल फिटनेस घोषित करने के लिए किस प्रकार का फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत तगड़ा प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है। यानी कि जब आप एचएमवी बनाते हैं या आप मतलब कि एलएमवी के मामले में 40 साल की उम्र के बाद में 40 साल उम्र के बाद आप अगर डीएल के लिए आवेदन करते हैं, बाद क्या करते हैं, रिन्यू करते हैं या न्यू आवेदन करते हैं, न्यू डीएल के लिए क्या करते हैं, डीएल अप्लाई करते हैं, तो आपके पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये मेडिकल किसका होगा दोस्तों? डॉक्टर से बनाया हुआ होगा, डॉक्टर बना के देगा। और दोस्तों ये कौन से फॉर्म में? फॉर्म संख्या 1A में। तो इन चीजों को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप एलएमवी बनाते हैं, आपकी उम्र 40 साल से कम है, तो आप साथियों यहां पे फॉर्म संख्या 1 जो कि फिटनेस का स्व घोषणा पत्र, क्या होता है यहां पे? फिटनेस का स्व घोषणा पत्र होता है, वो आप भरकर दे सकते हैं। फिटनेस का स्व घोषणा पत्र। तो इन चीजों को आपको ध्यान देना है। फॉर्म संख्या 1 में यह भरा जाता है। तो फॉर्म संख्या 1A ऑप्शन नंबर सी इसका जवाब सही हो जाएगा साथियों। दोस्तों जो फॉर्म संख्या 9 है, इसका इस्तेमाल पहले रिन्यू के लिए किया जाता था। क्या रिन्यू? डीएल रिन्यू के लिए। लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। और इसकी जगह अब क्या कर दिया गया है? फॉर्म संख्या 2 को है वो अप्लाई कर दिया गया है। फॉर्म संख्या 2 का आपको इस्तेमाल है अब लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए, लाइसेंस में श्रेणी जोड़ने के लिए, लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए, इन चारों कामों के लिए आपको फॉर्म संख्या 2 ही भरना पड़ेगा। तो ये बातें भी आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का जवाब सही हो जाएगा। मोटर वाहन अधिनियम 1988 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा ड्राइविंग लाइसेंस के लिए राज्य रजिस्टर बनाए रखने की व्याख्या करती है? राज्य रजिस्टर बनाने से संबंधित जो धारा है वो आपको यहाँ पे बतानी है। तो आप सभी जानते हैं धारा जो 26 है वो आपके स्टेट रजिस्टर के बारे में उल्लेख करती है। किसके बारे में? स्टेट रजिस्टर के बारे में है। ये हो गया आपकी धारा 26, ऑप्शन नंबर बी है सही जवाब हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग पर मोटर कार की अधिकतम अनुमत गति, दोस्तों गति सीमा की बात आ गई है।
यहां पर मैं बताना चाहूंगा गति सीमा का उल्लेख धारा 112 में किया गया है और इसका उल्लंघन करने पर ओवर स्पीडिंग धारा 183 लागू होती है। यानी गति सीमा से ओवर स्पीडिंग में गाड़ी चलाना, ओवर स्पीड का उल्लेख धारा 183 में किया गया है और ओवर स्पीड के लिए जुर्माना प्रथम बार में 1000 से 2000 का जुर्माना हल्के वाहनों के लिए और 2000 से 4000 का जुर्माना है। साथ ही यहाँ पे एचएमवी वाहनों के लिए होता है। एलएमवी, ये तो एलएमवी है और ये एचएमवी है, ये वाहनों के अनुसार अलग अलग रखा गया है साथियों। एलएमवी है तो 1000 से 2000, एचएमवी है तो 2000 से 4000। अब 1000 से 2000 का मतलब क्या है? मतलब कि कम से कम 1000 हो सकता है, अधिकतम 2000 हो सकता है पहली बार में। ये बातें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। राष्ट्रीय राजमार्ग यानी कि एनएच पर गाड़ी चला रहे हैं मोटर कार, क्या चला रहे हैं? मोटर कार। इसकी अधिकतम स्पीड की बात करें तो इसका रूल है 80 किलोमीटर। मैं बता देता हूं 80 किलोमीटर तो है, लेकिन न्यू रूल आ चुका है साथियों। नए नियम के अनुसार आप इसको एनएच पे मोटर कार क्या चला सकते हैं? मोटर कार की स्पीड कितनी हो सकती है दोस्तों? 100 किलोमीटर प्रति घंटा, 100 किमी पर हॉर। अब दोस्तों नए नियम के अनुसार गाड़ी की स्पीड आप कर सकते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखनी है। लेकिन मैं बात करता हूं एक्सप्रेसवे की। एक्सप्रेसवे पर दोस्तों 120 किलोमीटर की रफ्तार से आप गाड़ी को दौड़ा सकते हैं, गाड़ी को हवा बना सकते हैं। एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाने में मजा ही कुछ और होता है। गाड़ी बिल्कुल हिलती डुलती नहीं है, इतना मजा आता है, कभी गाड़ी चला के देखना। वहां पे आप गाड़ी को एकदम हाई स्पीड में 120 की स्पीड से गाड़ी चला सकते हैं। तो आपको देखो स्पीड से गाड़ी चलाने में मजा तो आता है, लेकिन संभावना रहती है दुर्घटना की, तो आपको ऐसा नहीं करना है। ठीक है, वैसे बात करते हैं जो आपका एक्सप्रेसवे होता है वो तो गाड़ी तेज चलाने के लिए होता है। एक्सप्रेसवे को हिंदी में कहते हैं द्रुतगामी मार्ग। द्रुतगामी मार्ग क्या कहते हैं? द्रुतगामी मार्ग, द्रुतगामी यानी कि तेजी से चलने वाले मार्ग। इसका तो नाम यही है कि आपको तेजी से सट चलना है, निकल जाना है, किसी को दिखे नहीं, आया गया। ठीक है, तो अगले प्रश्न पे चलते हैं। जेब्रा रेखाएं होती है, सभी को पता है, पेडेस्ट्रेन। तो आप सभी को पता होगा कि आप पेडेस्ट्रेन किसे कहते हैं? पैदल पार पथ को। पैदल पार पथ को साथियों यहाँ पे क्या कहा जाता है? पेडेस्ट्रेन कहा जाता है। यानी पैदल चलने वालों के लिए जो जगह होती है उसे यहाँ पे जेब्रा रेखाएं कहती है। जो सड़क के ऊपर आप सभी को पता है इस प्रकार से बनाई जाती हैं, सड़क के ऊपर इस प्रकार से बनाई हुई होती है साथियों। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको देखना है, इससे पहले एक स्टॉप रेखा होती है, ये होगी आपकी स्टॉप रेखा। इस स्टॉप रेखा पर आपकी गाड़ी यहाँ पर पहले इससे है वो रुकनी चाहिए। कब रुकनी चाहिए? जब कोई व्यक्ति आदमी यहाँ पे जा रहा है, कोई आदमी यहाँ पे पार कर रहा है, या यहाँ पे रेड लाइट है, यहाँ पे कोई रेड लाइट भी हो जाती है, तो भी आपको क्या है, इस स्टॉप रेखा से पहले गाड़ी को रोकना चाहिए। तो पैदल चलने वाले के लिए क्रॉसिंग है, उसे जेब्रा क्रॉसिंग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब सही हो जाएगा। किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले किन का ध्यान रखना चाहिए? किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? सीधी बात है, एकदम सिंपल प्रश्न है यार। दोस्तों आप कहते हैं कि हम टेक्निकल पढ़ेंगे, हम आपको दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज बताना चाहूंगा। आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का एग्जाम है, इसमें जो मेंटेनेंस है जो आप पढ़ रहे हैं वहां से एक भी नहीं आएगा, वहां से एक भी नहीं आएगा। आप पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, आप पढ़ रहे हैं मैकेनिक, आप बन रहे हैं मिस्त्री, आपको ड्राइवर से कोई लेना देना ही नहीं है। तो वो दोस्तों वो चीज जो चीजें हैं वो यहां पर नहीं आने वाली है। तो आपको ध्यान से देखना है। ये जो आपके सामने आया है ये दोस्तों एक्चुअली में आपके व्हीकल मेंटेनेंस का है, और आपका जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का सिलेबस है, मैं बात करता हूं सिलेबस की, तो यहां पर दोस्तों सिलेबस की बात करता हूं तो इसमें आपकी मैकेनिकल नहीं दी गई है, यहां पर दी गई है व्हीकल मेंटेनेंस। व्हीकल मेंटेनेंस दिया गया है, और व्हीकल मेंटेनेंस का मतलब यही है कि आपको वाहन के संबंध में इन चीजों का पता होना चाहिए। ये प्रश्न व्हीकल मेंटेनेंस का है। देखो आप क्या है, किसी वाहन का इंजन स्टार्ट करने से पहले किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए? ब्रेक का, लाइट का, ईंधन का, या रेडिएटर स्तर का, जल स्तर का, और इंजन तेल स्तर का। तो दोस्तों सबसे अच्छा ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इंजन का तेल स्तर और रेडिएटर का जल स्तर। इन दोनों बातों का आप ध्यान है वो रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी से जवाब हो जाएगा। ये देख लो आप, निम्नलिखित में से किस स्थान पर पार्किंग निषिद्ध है? आप कौन सी जगह पे पार्क नहीं कर सकते? पैदल पार पथ पर, एक तरफा सड़क पर, दो तरफा सड़क पर, एक पार्क किए गए वाहन के सामने। आप सभी को पता है जो फुटपाथ होता है, जिसे हम फुटपाथ बोलते हैं, फुटपाथ। आपको ध्यान से देखना है, हिंदी में भी फुटपाथ, ये फुटपाथ। या मैं बात करूं जेब्रा लाइन,
जेब्रा लाइन भी आपको कह सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे थोड़ा सा जेब्रा लाइन इसको यार नहीं कह सकते, पैदल पथ। यहाँ पर जो फुटपाथ होता है, यहाँ पर दोस्तों फुटपाथ होता है सड़क पे चलने के लिए। फुटपाथ में और जेब्रा लाइनों में क्या फर्क है दोस्तों, आपने कभी गौर किया? फुटपाथ और जेब्रा लाइनें, फुटपाथ होता है सड़क के किनारे चलने के लिए, जेब्रा लाइनें होती है सड़क के ऊपर। तो यहां पर थोड़ा सा आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर केवल जो पैदल पथ है इसकी बात हो रही है, तो आपको गाड़ी पार्किंग पैदल पथ पर कभी भी नहीं करनी चाहिए। अगला प्रश्न है, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 अधिनियम में है, क्या है दोस्तों? ये पूरे भारत में वैलिड है, सभी जानते हैं दोस्तों। धारा 1, धारा जो फर्स्ट है इसमें ये लिखा गया है कि ये जो एक्ट है पूरे भारत पर लागू होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक तरफा यातायात में एक नुकसान होता है? एक तरफा यातायात जिसमें केवल गाड़ियां जा सकती है, आ नहीं सकती। तो सीधी बात है, ये दो मार्ग होते हैं। अगर यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर मैं एक कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करता हूं आपके सामने। ये कोई मार्ग है, ये क्या है? मार्ग है। यहां पर अगर आपको केवल ऊपर जाना हो, ऊपर जाना हो, सामने से गाड़ी नहीं आए, तो आप भी मस्ती से चलाएंगे कि यार सामने से कोई नहीं आने वाला है। अगर सामने से आने वाला हो, अगर दो तरफा रास्ता हो, तो क्या होगा? आपको ध्यान से चलाना पड़ेगा कि भैया सामने से गाड़ी आ सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर एक तरफा रास्ता होता है तो हम गाड़ी को तेज चलाते हैं और ओवरटेक ज्यादा बार करते हैं। क्या करते हैं? हम ज्यादा बार ओवरटेक करेंगे, क्योंकि हमें ओवरटेक करने के लिए ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे, और ज्यादा अवसर प्राप्त होंगे तो यहां पे दुर्घटना की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों इसलिए यहां पूछा क्या है, एक तरफा यातायात में एक नुकसान क्या है? औसत यात्रा गति में वृद्धि, सिग्नल सिस्टम का अधिक प्रभावी समन्वय, वाहनों की अधिक प्रवाहित आवाजाही, और ओवरटेक करने की अधिक संभावना। यहां पर दोस्तों ओवरटेक करने की है वो अधिक संभावना यहां पर रहती है, आपको याद रखना है। ओवरटेक लोग है वो ज्यादा करेंगे क्योंकि उनको मार्ग खुला दिखाई दे रहा है, ठीक है। ओवरटेक करने के लिए स्पीड बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से समस्या हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा। सीट बेल्ट ने पहनने की सजा थी 100 रुपए, अब इसे कितना बढ़ा दिया गया है? आप सभी को पता होगा, धारा 194 जो है ये माल ओवरलोडिंग से संबंधित है, माल ओवरलोडिंग। और इसके तहत यहाँ पे 20,000 का जुर्माना पहली बार में, और 2,000 रुपए प्रति अतिरिक्त टन है यहाँ पर दोस्तों आपको भरना होता है। ये आपको बताना है धारा 194 में माल की ओवरलोडिंग क्या है? ओवरलोडिंग। ये हो गया ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग यहां पे धारा 194 में ए, धारा 194 में बी, धारा 194 में सी और धारा 194 में डी, इनको आपको याद करना पड़ेगा। आप सभी को पता है हेलमेट होता है, हेलमेट का जुर्माना कितना है? तुरंत कमेंट सेक्शन में आप छाप सकते हैं। यहां पर धारा सी किससे संबंधित है? मोटरसाइकिल पर 2 प्लस यात्री होते हैं तो जुर्माना लगाया जाता है। धारा 194 में बी क्या है? साथ ही यहां पर धारा 194 में बी है वो सीट बेल्ट का है, सीट बेल्ट का है। और धारा 194 में ई है पैसेंजर ओवरलोडिंग। तो आपको थोड़ा सा यहां पर ध्यान देना है, ये चारों के चारों याद रखनी है। पैसेंजर ओवरलोडिंग पर यहां पर 200 रुपए का जुर्माना है अतिरिक्त प्रति यात्री, सीट बेल्ट पर 1000 रुपए है, और आपकी जो मोटरसाइकिल पर 2 से अधिक यात्री बैठाते हैं तो भी 1000 रुपए हैं, हेलमेट के भी दोस्तों यहां पे 1000 रुपए हैं। लेकिन धारा एक आती है 194 में ई, धारा 194 में ई है आपातकालीन वाहनों को रास्ता न देना। आपातकालीन वाहन, आपातकालीन वाहन के बारे में बताती है। और दोस्तों यहां पर 10,000 का जुर्माना है। कितना है? 10,000 का। एक यहां पे आता है धारा 194 में एफ, जो कि हॉर्न के संबंध में उल्लेख करती है, और यहां पे दोस्तों 1,000 का जुर्माना निर्धारित करती है। तो यहां पर पूछा है सीट बेल्ट के बारे में, तो पहले 100 था, अब 1,000 जुर्माना हो गया है। मोटर वाहन की आयु सीमा तय करने की शक्ति किसके पास होती है? सभी जानते हैं, राज्य सरकार, राज्य द्वारा अधिकृत लाइसेंसिंग प्राधिकारी, केंद्र सरकार इसे राज्य सरकार को छोड़ सकती है। दोस्तों ऑप्शन सी से जवाब इसका हो जाएगा, केंद्र सरकार है वो वाहनों की जो आयु सीमा होती है दोस्तों यहाँ पे निर्धारित कर सकती है। आप सभी को पता होगा कि जो केंद्र सरकार होती है वही संसद में इस बिल को पास करके इस एक्ट को मंजूर करती है। तो इस एक्ट में यहां पर केंद्र सरकार है किसी वाहन की आयु निर्धारित कर सकती है। आगे है मोटर वाहन अधिनियम की कौन सी धारा वाहनों के अंतरराज्यीय स्थानांतरण के प्रावधान को कवर करती है? अंतरराज्यीय, इसका मतलब क्या है? अंतरराज्यीय का मतलब समझ लेना अदर स्टेट,
अदर स्टेट यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर स्थानांतरण होता है उसके संबंध में उल्लेख करती है। आप सभी को पता है मोटर वाहन की जो धारा 47 है वो आपके अंतरराज्यीय स्थानांतरण का उल्लेख करती है, और ये उल्लेख करती है अगर आप दूसरे राज्य में अपनी गाड़ी को ले जाते हैं दूसरे राज्य में और 12 माह से अधिक आप अगर वाहन को वहां पे रखते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यू आपको क्या करना पड़ेगा, न्यू पंजीकरण चिन्ह के लिए आपको यहां पे आवेदन है साथियों करना पड़ेगा। ये पंजीकरण चिन्ह क्या कहलाएगा, न्यू आरसी कहलाएगा। न्यू आपको यहां पे जो आरसी है उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा। इसके लिए क्या क्या चाहिए होगा, इसके लिए दोस्तों सबसे पहले धारा 48 में जो दी गई है, धारा 48 के अनुसार आपको एनओसी देनी पड़ेगी। एनओसी के लिए फॉर्म कौन सा होगा, फॉर्म साथियों यहां पर आप सभी को पता है 28 होता है। कौन सा होता है, 28 होता है। दूसरी बात, आप अगर न्यू पंजीकरण चिन्ह के लिए आवेदन करेंगे तो कौन सा फॉर्म भरेंगे, ये तो एनओसी हो गई है जो कि आपको मूल राज्य से ले जानी पड़ेगी। यहां पर जो फॉर्म होगा आपका फॉर्म संख्या 27 जो होता है, फॉर्म 27 होता है वो असाइनमेंट फॉर्म होता है, न्यू असाइनमेंट फॉर्म। तो यहां पर आपको ये भरना पड़ेगा, न्यू असाइनमेंट फॉर्म है आपको यहां पर फिलअप करना पड़ेगा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 है, सही हो जाएगा। इतनी जानकारी आप सीख लेना, ज्यादा हमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम यहां पर दोस्तों एग्जाम की घड़ी आ चुकी है तो हम हर एक चीज को यहां पे सीखेंगे। दोनों दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु है। साथ ही एक चीज बताऊं मैं आपको, इस प्रश्न को मैंने एक बार पहले क्विज में दे दिया था और क्विज में देने से एक स्टूडेंट ने फोन किया, गुरुजी अब की बार आप तो फंस गए कि इस प्रश्न का जवाब आप नहीं दे पाओगे कि गुरुजी ये तो आपको भी नहीं आता प्रश्न। तो यार ये आप एक चीज बताओ, जब गुरु बने हैं तो कुछ ना कुछ तो नया आता होगा, या नया नहीं आता है तो नई ट्रिक तो आती होगी जो आप कहीं ना कहीं से क्या कर लेते हैं, खोज निकालते हैं। ये तो ट्रिक होती ही चाहिए ना, तो तभी तो हम गुरु बने हैं, तभी तो हम आपको यहां पे पढ़ा तो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको सिखाने की। अब कितना आप सीख पा रहे हैं ये तो आप कमेंट सेक्शन में छाप के बता सकते हैं। कोई कमी अगर इस क्लास में रह रही है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि गुरुजी आप बातें ज्यादा करते हो, तो यार बातें तो करनी पड़ती है। आपसे अगर घुलेंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, आपसे पहचान नहीं बनाएंगे तब तक क्लास का मजा नहीं आता है। तो यहां पर मैं बात करता हूं, यहां पे बात करते हैं दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन पर कुल संघर्ष बिंदु, ये किस खेत की मूली है, इसका जवाब 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी है, इसका जवाब सही हो जाएगा। अब इसको मैं कैसे समझाऊं मैं भी सोच रहा हूं, थोड़ा सा ये डिफिकल्ट है मामला क्योंकि काफी थोड़ा सा इसको बनाना मुश्किल है, फिर भी मैं बनाने की कोशिश करूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं आपके सामने 4 रेखाएं खींच रहा हूं, 1 रेखा, 2 रेखा, 3 रेखा। आप कह दोगे गुरुजी ये खेलने के लिए क्या बना दिया आपने, ये तो है आपका जहां से गाड़ियां चलती है। अब मैं रोड बनाऊंगा, अब ये सड़क है आपकी, एक यहां से ये सड़क है, एक आपकी ये सड़क है, मतलब कि ये बन गई सड़क। आपके वाहन यहां से इधर जा रहे हैं, आप सभी को पता है सीधे यहां से जा सकते हैं और यहां से वाहन सीधे यहां निकल सकते हैं, आप सभी को पता होगा। यहां से गाड़ियां इधर जाती है, मतलब कि इधर आगे बढ़ सकती है। यहां से गाड़ियां ये मतलब कि इधर से होती है, यहां से इधर आएगी, यहां से इधर जाएगी, यहां से इधर आएगी और यहां से इधर जाएगी। अब यहां पर बात आई है दो तरफा सड़कों में एक जंक्शन की, यानी कि एक साइड से जो गाड़ियां जाएगी उनसे संघर्ष बिंदु, यानी कि गाड़ियां टकराने की संभावना कितनी जगह रहेगी। अब में हम देखते हैं, यानी कि हम लेके चलते हैं किस एक को, यहां पे बात केवल यहां पे दो तरफा सड़कों पर एक जंक्शन की है, हम एक की बात करेंगे। किसी एक को ले लें आप, हमने ले लिया इस एक को, तो सबसे पहले गए यहां पे टच हुए, यहां पे आते ही एक यहां पे संघर्ष बिंदु हमारे सामने आ गया है। दूसरे आगे बढ़े तो यहां पे एक और आ गया, कितना हो गया, 2 हो गया। ये 2 संघर्ष बिंदु हो गए, ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया, 2 तो हो गए। अब 6 कैसे करेंगे गुरुजी की भी समझ में नहीं आ रहा। अब आप बताओ ये जो गाड़ी है, यहां पे जो गाड़ी है, ये गाड़ी अब किधर किधर जा सकती है, सीधी जा सकती है, सीधे पे कितने हो गए, 2 संघर्ष बिंदु। अब ये गाड़ी यहां से यहां भी तो जा सकती है, देखो मैं बताता हूं, यहां से ऐसे होते हुए यहां भी तो मिल सकती है ना, दोबारा बता दे सकता हूं, देखो ध्यान से, यहां से होते हुए यहां से इधर भी तो जा सकती है, यानी कि राइट साइड में टर्न भी ले सकती है ना। तो ये जो राइट साइड में टर्न ले रही है, दोबारा से बता देता हूं मैं, आप देखें, देखो ये अभी नहीं है, यहां से जाएगी यहां पे ऐसे, यहां टर्न ले सकती है ना,
तो यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान से है वो इन चीजों को देखना पड़ेगा। तो यहां पर मैं इसको दोबारा से बना रहा हूं, यहां से जैसे ही जाएगी यहां पहुंची तो यहां पे एक संघर्ष बिंदु और आ गया, आगे बढ़ी यहां पे एक और आ गया, अब यहां पे आके इस मार्ग में यहां पे मिल जाती है। तो ये कितने हो गए, यहां पे 4 हो गए। और यहां पे जब मिलने के समय भी एक टच यहां भी हो गया संघर्ष बिंदु, क्योंकि यहां से भी तो गाड़ी आ सकती है सीधी पहले से मार्ग में, तो यहां पे भी एक क्या हो गया, संघर्ष बिंदु हो गया। अब एक मैं बात करता हूं, यहां से एक ये सीधी निकल गई, इधर मुड़ गई, अब कहां मुड़ सकती है, लेफ्ट साइड में मुड़ सकती है, तो ये यहां मुड़ गई, यहां मुड़ी। ध्यान से देख लेना साथियों, मैं बताता हूं, यहां से देखो, यहां से लेफ्ट साइड में ये देखो, ये मुड़ी है यहां पे, तो यहां पे जो मिल रही है इस पे भी एक संघर्ष बिंदु होगा। अब ये कितने हो गए, आपको 1 2, तीसरा क्या कौन सा हो गया, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा। इसकी मैं क्लास कोर्स के अंदर एक सेपरेट रूप से अपलोड कर दूंगा, कौन से में कितना यहां पे संघर्ष बिंदु होते हैं। थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, आपको ये जरूर समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। मैं इसको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं, शायद आपको ये समझ में आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से हैं वो और देख सकते हैं, यहां पे आप इसको आराम से देख सकते हैं। अब क्या मामला है देखें, अब आप इसको देखें, क्योंकि गाड़ी यहां से जा रही थी, केवल मार्ग एक ही बात थी, सीधा गया तो यहां टकराया, यहां टकराया, 2, एक हमने राइट टर्न लिया, तो राइट टर्न से 1 2 और 3, लेफ्ट टर्न में केवल 1। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस प्रकार से एक जो रास्ता होता है वहां पे कितने संघर्ष बिंदु होते हैं, साथ ही 6 संघर्ष बिंदु होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। और सभी के पूरे देखें तो यहां पे 24 होते हैं, 24 होते हैं। तो आपको पूरा ध्यान रखना है, चारों ओर से आप काउंट करोगे तो कितने होंगे, 24 होंगे। एक साइड से देखोगे तो 6 होंगे। ये मैंने 6 आपको बता दिए हैं, तो आपको ये समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूं। यहां पे मैं थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से भी समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। एक तो ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा। व्हाइट कलर में बता देता हूं, शायद आपको हो सकता है दिखे नहीं। तो ये रहा एक, तो दोस्तों यहां पे एक, यहां पे ये रहा, एक ये संघर्ष बिंदु रहा, एक यहां पर रहा और एक यहां पे ये रहा और एक ये रहा। इस प्रकार से 6 संघर्ष बिंदु यहां पे आपके बनते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अब अगली क्लास पर। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूं, वापस इसको मैं छोटा कर देता हूं। ये मैंने कर दिया वापस सही ढंग से, इसको जहां पे सेट था मामला वहां सेट कर दिया है। अब हम चलते हैं अगली स्लाइड पे। दोस्तों कमेंट सेक्शन में बताएं आपको समझ में आया नहीं आया। समझ में नहीं आया है तो इसकी मैं सेपरेट क्लास आपके अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो आपको डरना नहीं है, रुकना नहीं है, लेकिन राज सर से पढ़ाई जरूर करनी है। राज सर के साथ में कंधे से कंधा मिला के हम पढ़ाई करेंगे, तभी आपका जो पेपर होगा उसकी खोपड़ी में छेद करेंगे साथियों। दोस्तों अगर आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं, सही ढंग से पढ़ाई नहीं करते हैं तो भैंस है वो पानी में जा सकती है। भैंस पानी में कैसे जाती है, जा सकती है। दोस्तों अगर आप सही ढंग से पढ़ाई नहीं करेंगे तो पक्का ये भैंस क्या हो जाएगी, पानी में चली जाएगी। और पानी में भैंस को मजा आता है और वो बाहर आएगी नहीं। क्या नहीं आएगी, बाहर नहीं आएगी। और भैंस जब तक बाहर नहीं आएगी तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस भैंस को भगाओ, यहां से भैंस को भगाओ, भैंस को पानी में जाने से रोको। मतलब अच्छी तैयारी करो। आप एक अच्छी तैयारी के साथ में जाएंगे, अच्छी तरीके से तैयार होकर जाएंगे तो सिलेक्शन आपका होगा। साथियों मैं बता देता हूं, कितना भी कंपटीशन क्यों ना हो, लेकिन जो पढ़ते हैं उनका सिलेक्शन होता है। यही बात आपको ध्यान में रखनी है। पढ़ने वाला आज तक ऐसा नहीं मिला जिसका सिलेक्शन ना हुआ हो, जो नौकरी न लगा हो। आपका भी होगा अगर आप रियल में तैयारी कर रहे हैं। तो डरना नहीं है, एक टेस्ट में नंबर कम आ गए और डिमोटिवेट हो गए, ऐसा नहीं होना है। टेस्ट का हो सकता है लेवल अलग हो, कुछ पर्सन है वो हार्ड दे दिए हो, कुछ पर्सन ज्यादा इजी दे दिए हैं तो किसी के ज्यादा बन गए हैं, किसी ने पर्सन पहले पढ़ रखे थे तो ज्यादा नंबर आ गए होंगे। तो ऐसी कंडीशन से आपको बचना है, आपको पॉजिटिविटी रखनी है और लगातार मेहनत करके आपको एग्जाम तक, इस एग्जाम की खोपड़ी में छेद करने का सूत्र तोड़ निकालना है। अगर पेपर की खोपड़ी में छेद करना है तो वो सूत्र निकालो जिसके माध्यम से हम पेपर को तहस नहस करेंगे। और तहस नहस करने का मतलब है, आप जानते हैं, आपको मेहनत तो साथियों करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। तो शुरू करते हैं इस क्लास को आगे। संकेतों की अनुमति विधि में पैदल यात्री द्वारा पार करने में लगने वाला समय, यानी कि संकेतों की जो अनुमति विधि है उसके तहत एक कोई पैदल यात्री है, क्या है, पैदल यात्री है, वो रोड पार करता है, सड़क को पार करता है, तो एक अनुमानित समय होता है कि भी कितना टाइम उसको लगेगा। तो वो टाइम होता है साथियों 7 सेकेंड का। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत दुर्घटना के 1 घंटे बाद का समय क्या कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न आया साथियों यहाँ पे।
सभी को पता है सुनहरा घंटा यानी कि गोल्डन आवर इसे दोस्तों कहा जाता है। आपको याद रखना है गोल्डन आवर को स्वर्णिम घंटा भी कहा जाता है। ये रहा स्वर्णिम घंटा। स्वर्णिम घंटा की बात करते हैं दोस्तों, जो धारा है धारा 2 की उपधारा 12 क है, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। और ये किसी भी दुर्घटना के बाद में पीड़ित व्यक्ति के लिए तुरंत बाद का 1 घंटे का समय होता है, जिसमें उसकी जान बचाने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा प्रयास करने चाहिए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। ये एक पीड़ित के लिए, घायल के लिए एक नाजुक समय होता है, जिसमें उसकी जान बचाने का सर्वोत्तम मतलब की चांस है वो रहता है। यहां पर अगले प्रश्न पे चलते हैं। यू टर्न मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। प्रश्न क्या पूछा पता नहीं चला, मुझे भी समझ में नहीं आया क्या पूछा इसने। यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। कर लेंगे यार, प्रतीक्षा तो करनी है। अभी प्रश्न पूछा है या ये ऑप्शन बताया है। चौराहे पर पुलिसकर्मी हो तो यू मोड़ लें। दूसरे चौराहे पर ड्राइव करें जहां ट्रैफिक लाइट नहीं हो। उपरोक्त में से कोई नहीं, रोड रेड लाइट में भी यू मोड़ लिया जा सकता है। यहां पर दोस्तों मुझे लगता है कि यू मोड़ने से मतलब कि यहां पर प्रश्न पूछा है यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने तक प्रतीक्षा करें। बिल्कुल, यहां पर प्रश्न क्या है अब मुझे समझ में आया साथियों। आपको मैं बता देता हूं, इस प्रश्न को मैं दोबारा से लिख देता हूं। आपको थोड़ा सा यहां पे ध्यान से देखना है साथियों कि प्रश्न क्या है एक्चुअल में। दोस्तों यहां पे प्रश्न क्या है, इस प्रश्न को मैं दोबारा से लिखता हूं। प्रश्न ये था, पेपर में तो ऐसा ही छपा था साथियों। अब देख दो कैसे पेपर बनाते हैं। ये पेपर आप सभी को पता है HP SEBL का एक सैंपल पेपर था। क्या था? सैंपल पेपर दोस्तों मैंने आपको करवाया है। ये बोर्ड ने जारी किया है, मैंने नहीं बनाया है, बोर्ड ने जारी किया है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, इसमें था आपको यू टर्न लेते समय लेते समय क्या ध्यान रखना चाहिए। यह प्रश्न आपका है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन 33 है आपका, नया प्रश्न मैंने आपको लिखा है। यू टर्न लेते समय आपको क्या ध्यान रखना है, यू मोड़ने से पहले हरे प्रकाश होने तक प्रतीक्षा करेंगे, बात तो सही है। चौराहे पर पुलिसकर्मी हो तो यू टर्न मोड़ लेंगे, यू मोड़ लें। पुलिसकर्मी से कोई मतलब नहीं है, अगर मोड़ लेने के लिए स्थान है और अगर जो रेड लाइट है वो समाप्त हो चुकी है, हरा संकेत हो चुका है, तो आप ले सकते हैं। दूसरे चौराहे पर ड्राइव करें जहां ट्रैफिक लाइट नहीं है, ऐसा भी नहीं करना। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, ये भी नहीं होगा, इसको आप काट दें। ये 4 ऑप्शन हो गया। इसको आप ए माने, इसको बी माने, इसको सी माने, इसको डी माने। अब देखिए आपको यू टर्न लेते इसमें क्या ध्यान रखना है, यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने की प्रतीक्षा है। साथ ही हम क्या करेंगे, प्रतीक्षा करेंगे। तो यहां पर ऑप्शन नंबर 1 इसका जवाब है, सही हो जाएगा। यू मोड़ने से पहले प्रकाश के हरे होने की प्रतीक्षा करें साथियों। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 45 के तहत आदेश से व्यथित व्यक्ति को निर्धारित प्राधिकार के समक्ष अपील दायर करने में कितना समय लगता है? समय दिया जाता है, ये आपको पढ़ना है। कितना समय होता है उसके पास में अपील करने के लिए। तो दोस्तों सभी को पता है धारा 45 है, वो आपको यहां पर आरसी के संबंध में, आरसी यानी कि जो वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र है उसके संबंध में आपका अगर कोई मतलब आप पीड़ित व्यक्ति हैं, आपका बिना फालतू आरसी सस्पेंड कर दिया गया है, जब्त कर लिया गया है, या आपकी आरसी जारी नहीं की जा रही है, ऐसा कोई मामला है, तो आप धारा 45 के तहत आप इसकी जो आप अपील है वो सक्षम प्राधिकारी के पास में कर सकते हैं। कितने दिनों के भीतर? दोस्तों यहां पर 30 दिनों के भीतर, ये बताती है धारा 45। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जवाब सही हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के अनुसार हिट एंड रन केस में मृत्यु होने पर कितना मुआवजा है? आप सभी को पता है हिट एंड रन जिसमें आपके सलमान खान फंसे थे, हिट एंड रन मामला, हिट एंड रन है। इसका उल्लेख दोस्तों यहां पे धारा 161 में किया गया है। और दोस्तों यहां पर लिखा गया है, पहले इसका जुर्माना 12,500 घायल पे था, घायल होने पे, और दोस्तों 50,000 जुर्माना मृत्यु पे था। कितना था? मृत्यु पे 50,000। अब जो नया जुर्माना है वो बदल गया है। अब जो जुर्माना है ये 12,500 से 50,000 हो गया घायल होने पे, ये 50,000। मृत्यु पे कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है। कितना हो गया है? 2 लाख हो गया है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान है वो रखना है। तो यहां पर पूछा मृत्यु होने पर तो 2 लाख रुपए इसका जवाब हो जाएगा। क्या कोई दीवानी अदालत है? कोई दीवानी अदालत है दोस्तों, यहां पे एक होता है दीवानी, एक होता है दीवानी मामले, एक होते हैं फौजदारी मामले। अब आप कहोगे सर गुरुजी हमें भी परेशान करते हैं ये 2 नाम। क्या करते हैं? ये 2 नाम हमें भी परेशान करते हैं। आज आपकी परेशानी खल्लास, अभी बताऊंगा।
क्या कोई दीवानी अदालत इस अधिनियम के तहत परमिट देने के सवाल के संबंध में अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर सकती है? दोस्तों ये कहता है कि मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित आरसी या पंजीकरण या लाइसेंस से संबंधित कोई अगर नियम आ जाता है, प्रावधान आ जाता है, तो क्या उसमें एक परमिट देने के सवाल में क्या एक दीवानी मामला जो न्यायालय होता है, दीवानी न्यायालय हस्तक्षेप कर सकता है क्या? दोस्तों नहीं कर सकता। क्या है? हस्तक्षेप यहां पे नहीं कर सकता है। दीवानी जो न्यायालय होता है वो इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकता, मतलब कोर्ट दखल नहीं दे सकता। इसका उल्लेख साथियों कहां पे किया गया है? धारा 94 में। यह आपको थोड़ा सा ध्यान है और रखना है। धारा 94 में इसका उल्लेख है कि भी कोई भी जो दीवानी न्यायालय है हस्तक्षेप नहीं करेगा। अब आप कहोगे सर दीवानी क्या होता है, फौजदारी क्या होता है? फौजी के पास में क्या होता है? लट होता है। फौजी के पास में क्या होता है? लट। लट का मतलब क्या है? धुलाई, कुटाई, पिटाई, मतलब कि मरम्मत करना। मतलब क्या हुआ? फौजदारी मामले कौन से होते हैं? लड़ाई झगड़े से संबंधित है। फौजी क्या करते हैं? लड़ाई झगड़ाई किससे? दुश्मनों से। तो यहां पर आपको याद रखना है फौजदारी मामला मतलब कि लड़ाई दंगों से संबंधित या लड़ाई से संबंधित जो मामले होते हैं वो फौजदारी होते हैं। ये दीवानी क्या होता है? फिर आप बताओ दीवाना कौन बन सकता है? दीवाना कौन बन सकता है? एक प्रेमी कौन बन सकता है? दीवानापन किसमें आता है? जिसके पास में पैसे होते हैं। जिसके पास में पैसे होते हैं वो दीवानापन दिखाता है कि मैं रईस हूं और कॉलर को ऐसे करता है, यानी कि एक स्टाइल से चलता है। दीवाना कौन होगा? जिसके पास में पैसे होंगे। क्या होगा? दीवानी का मतलब है पैसे होना। मतलब क्या हुआ? दीवानी मामले कौन से होते हैं? जो पैसों के लेन देन से संबंधित होते हैं। फौजदारी मतलब कुटाई, मतलब कि लड़ाई से संबंधित। दीवानी मतलब है पैसों के लेन देन, संपत्ति से संबंधित जो मामले होते हैं वो आपके दीवानी मामले होते हैं। तो यह भी आप आज मैंने आपको सिखा दिए हैं। कौन सा सम्मेलन विदेशी लाइसेंस पर ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों को सही ठहराता है? जिनेवा कन्वेंशन 1949 में हुआ था, आप सभी को पता है। तो यहाँ पे जिनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड जो देश है उसमें स्थित है। और यहाँ पे 1949 में एक सम्मेलन हुआ था जिसमें सभी देशों के जो आपके ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं इनके संबंध में यहाँ पर नियम है वो तय किए गए थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब सही हो जाएगा। सड़क संकेतों के लिए विनिर्देश द्वारा निर्दिष्ट किए गए हैं। किसके द्वारा? IRC 67। मैंने अभी बताया था कि जो संकेत होते हैं, पहले भी प्रश्न आ चुका है, संकेत है इनका प्रकाशन कौन करता है? इनका प्रकाशन करता है साथियों यहाँ पे IRC। IRC किसे कहते हैं? इंडियन रोड कांग्रेस। IRC किसे कहते हैं? इंडियन रोड कांग्रेस। ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। कांग्रेस कुछ भी लिख दो आप, इंडियन रोड कांग्रेस हो जाएगा। तो ये IRC की स्थापना 1934 में होती है और वर्तमान में जो IRC के जो संकेत चल रहे हैं IRC 67 कोड के 2012 के जो आपके संकेत है उनका अभी प्रचलन वो चल रहा है। तो यहां पे पूछा है IRC 67, ऑप्शन नंबर सी जवाब सही हो जाएगा। मोटर व्हीकल एक्ट 2019 के तहत गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन पर बात करने पर पेनल्टी का प्रावधान है। दोस्तों धारा 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। खतरनाक तरीका, खतरनाक शब्द आ जाए, धारा 184 कर देना। और इसमें जुर्माना कितना है साथियों? 1000 से 5000 तक इसमें जुर्माना है साथियों दिया जाता है। तो इनको थोड़ा सा आपको यहां पर याद है रखना है। जुर्माने की बात करते हैं तो यहां पर 5000 भी हो सकता है। अब कैसे? यहां पे 1000 से 5000 के बीच में जुर्माना और दोस्तों 6 माह या 12 माह की जेल का प्रावधान है वो किया गया है। तो अब ये दोनों एक कथन सत्य हैं, लेकिन हम तो भैया कम वाला करेंगे। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 को सही है वो मानेंगे, क्योंकि जुर्माना न्यूनतम जुर्माना तो ये है ना, कम से कम, अधिकतम का तो क्या सीमा ही नहीं है कोई। तो यहाँ पर इसलिए बता रहा हूं मैं 1000 रुपए इसका सही जवाब है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 39 का जवाब है ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं धारा 184 खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। तो यहाँ पे खतरनाक तरीके में जैसे आप गलत तरीके से ओवरटेक करते हैं, मोबाइल फोन का प्रयोग करते हैं गाड़ी चलाते समय, या रेड लाइट को आप पार कर देते हैं, स्टॉप लाइन को आप पार कर देते हैं। तो इस प्रकार की जो चीजें होती है जो आप खतरनाक ड्राइविंग में आती है। बिना बीमा वाले वाहन को चलाने के लिए क्या परिणाम होते हैं? बिना बीमा के गाड़ी आप चलाते हैं तो क्या होता है? आप सभी को पता है बीमा का उल्लेख कहां पे है? धारा 146, धारा 147 में इनका उल्लेख किया गया है। अगर आप बिना बीमा का गाड़ी चलाते हैं तो दोस्तों धारा 196 में लागू होती है। धारा 196 में लागू होती है। इसके तहत आपके ऊपर 2000 का जुर्माना या दूसरी बार में 4000 का जुर्माना है। दोनों ही बार में 3 माह की कैद का भी प्रावधान है। यही प्रश्न इसमें पूछा है।
कारावास के अधीन हो सकता है जो 6 महीने तक बढ़ाया जा सकता है, कारावास के अधीन जो 3 महीने तक हो सकता है, या 1000 का जुर्माना, या दोनों हो सकते हैं। केवल 3000 के जुर्माने के अधीन और अधिनियम के अनुसार कारावास के अधीन। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, ये ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा ये। लेकिन ये जो 1000 है इसको 2000 आपको बनाना है, क्योंकि इसका जो जुर्माना था पहले 1000 था। ये भी 2019 से पहले का प्रश्न दिया है साथियों, मैं बता देता हूं। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे 2000 होगा। कितना होगा? 2000 होगा। तो बिना बीमा का अगर वाहन चलाते हैं तो यहां पर 2000 रुपए की पेनल्टी पहली बार में, 4000 की पेनल्टी दूसरी बार में। दोस्तों मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है वो ज्वाइन कर सकते हैं। कोर्स के अंदर दोस्तों यहां पे 90 क्लास अपलोड कर दी गई है। कितनी क्लास? 90 क्लास है। मात्र 45 घंटे की क्लासें हैं, मतलब आप 1.5 की स्पीड से भी देखेंगे तो 30 घंटे में आप पूरा कोर्स पढ़ लेंगे। 30 घंटे में पूरा कोर्स पढ़ लेना। राज सर का कोर्स जिसने छोड़ दिया फिर समस्या आपके लिए हो सकती है। अच्छी जगह से जो सही पढ़ाते हैं वहां से आपको पढ़ाई करके एग्जाम में जाना है, क्योंकि बहुत लंबे समय बाद में इतनी बड़ी वैकेंसी आपको देखने को मिली है। और ड्राइविंग की जो ये जॉब है, बाकी की जॉब की तुलना इससे आप मत कर लेना। ये एक रईसपन जॉब है, इसमें आप ऐश करेंगे, मजे करेंगे, आपका जो जीवन है वो एक उज्जवल होगा, आपका भविष्य उज्जवल हो जाएगा। गवर्नमेंट नौकरी लग जाओगे तो आपका सपना पूरा हो जाएगा, आपके माता पिता का सपना पूरा हो जाएगा। साथियों यहाँ पर अगर आप इस पेड कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर दोस्तों बहुत खुशी की बात है। और अभी मात्र ये दोस्तों 1999 का कोर्स है, मात्र 399 रुपए में आपको मिलता है। अब ये इसको कैसे ज्वाइन करना है? तो दोस्तों सबसे पहले आपको प्ले स्टोर पे जाके इस ऐप को डाउनलोड करना है। इस ऐप को डाउनलोड है साथियों यहां पर करना है। डाउनलोड करते इसके अंदर आप जाओगे तो यहां पे पेड कोर्स आपको ऑप्शन मिलेगा। पेड कोर्स में जाओगे तो यहां पर दिल्ली पुलिस ड्राइवर के नाम से आपको कोर्स मिलेगा। दिल्ली पुलिस ड्राइवर कंप्लीट कॉम्बो कोर्स के नाम से, दिल्ली पुलिस ड्राइवर कंप्लीट कॉम्बो कोर्स। अब इस कंप्लीट कॉम्बो कोर्स का मतलब क्या है? इस कोर्स में आपको क्या मिलेगा? कंप्लीट कॉम्बो कोर्स। अब इस कॉम्बो का मैं अभी आपको अर्थ बताऊंगा। इस कॉम्बो का मतलब है इसमें आपको जो पूरा ओल्ड पेपर है, लगभग ओल्ड पेपर हमारे पास में लगभग 47 पेपर हैं, वो सारे के सारे आपको मिलते हैं। टेस्ट सीरीज आपको इसमें फ्री मिलती है, टेस्ट सीरीज फ्री मिलते हैं। जो बुक है स्टडी एट होम की 6 बुक है, आपको यहाँ पे 6 बुक जो पीडीएफ है, 6 पीडीएफ आपको यहाँ पे फ्री मिलती है। तो ये चीजें इनके साथ में आपको फ्री मिलती है। बाकी ये कोर्स तो जैसे चल रहा है वो चल ही रहा है। अब तक हमने क्या करवा दिया है? यहाँ पे क्लास है, क्लास की बात करता हूं मैं, 90 क्लास अपलोड हमने कर दी है। डेली टेस्ट की बात करता हूं मैं, यहाँ पे डेली टेस्ट है 52 टेस्ट हमने ले लिए हैं। फुल टेस्ट की बात करता हूं मैं, फुल टेस्ट हमने 23 टेस्ट है वो अभी तक है ले चुके हैं। तो ये सारी की सारी चीजें आपको इस कोर्स में मिलती है। अमाउंट है मात्र 399 का। दोस्तों कोई बड़ा कोर्स नहीं है, आपको देखने में 90 क्लास नजर आ रही है, लेकिन टाइम को देखें तो मात्र 45 घंटे में आप इनको पूरा कर सकते हैं। अगर स्पीड बढ़ा के करेंगे तो और भी कम टाइम में कर पाएंगे। तो फिर दोस्तों आपके सपने की ओर एक नया कदम है, आपको बढ़ाना है। राज सर के कोर्स से जुड़कर आपको पढ़ाई करनी है, तो आपकी जो अपनी सपनों की उड़ान है और उसको और ऊंचा उड़ाया जा सके, और आपका जो स्कोर है उसको और अच्छा बनाया जा सके। दोस्तों राज सर की विशेषता क्या है? हर वो एक चीज, वो हर फैक्ट उसको इतनी आसानी से समझाता है। मैं इतनी आसानी से समझाता हूं कि आप जब पढ़ेंगे, आप में कोई लाइन लिखूंगा, उसको पढ़ोगे तो पढ़ते ही समझ में आ जाएगी। अब लोग क्या करते हैं, पढ़ा तो देते हैं, पढ़ाई का मतलब नहीं लिखता, यानी कि समझ में नहीं आता कि इसने कहा क्या है। भैया तू कहना क्या चाह रहा है, यह भी हमारे समझ में नहीं आता। ठीक है, तो लेकिन राज सर के कोर्स में यह समस्या नहीं है। हमने अपने हाथ से जो नोट्स है आपके लिए तैयार किए हैं। हर क्लास की आपको यहाँ पे पीडीएफ मिलती है। दोस्तों इस पीडीएफ को आप पढ़ के आसानी से हर डाउट है आपको इसको क्लियर कर सकते हैं, और एकदम बेहतरीन नोट्स के माध्यम से आपको यहाँ पे पढ़ाई करवाई जा रही है। तो आप तुरंत इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार करने की ओर एक नया कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों फिर जब एग्जाम हो जाएगा फिर कहोगे यार राज सर से पढ़ लेते तो फिर मतलब कि अच्छा हो जाता, आज हमारा सपना पूरा हो जाता, फिर ये बात आएगी। तो आपको ऐसा नहीं करना, आप कोर्स हमारा ज्वाइन है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। हेल्प अपना नंबर पे लिख रहा हूं, किसी को कोई भी समस्या आए तो आप इन नंबरों पे संपर्क साथियों कर सकते हैं। ये नंबर है, इन नंबर पे किसी भी प्रकार का कोई सुझाव या समस्या, आज की क्लास में कोई डाउट है तो आप मुझे भेज सकते हैं, हम जरूर उस पर अमल है वो करेंगे।